हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग पॉलिटी का प्रश्न जो आप देख रहे हैं, पॉलिटी का हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। और जितने भी सवाल हैं सारे के सारे जो प्रश्न हैं पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारा का सारा पूछा हुआ प्रश्न है। क्योंकि जब भी हम तैयारी करते हैं, या बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी 70 बीपीएससी का सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है उसके सिलेबस को पढ़ना। अगर आपने सही तरीके से सिलेबस को पढ़ा है तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप एग्ज़ाम फाइट कर लीजिएगा। अधिकतर लगभग अगर बात किया जाए तो 90% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं, सिलेबस से उनको कोई मतलब नहीं होता। और वैसे ही विद्यार्थी को अगर आप देखेंगे तो स्कोर करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके वजह से उनको अंतिम परिणाम नहीं मिल पाता, जिसके वजह से बार बार तैयारी करना पड़ता है। अंततः उनको एक बार फिर से पूरे सिलेबस को देखना पड़ता है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि कम से कम पूरे सिलेबस को ख़त्म करिए और एक बार ज़रूर पढ़िए। तो चलिए हम लोग अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है जो सोर्स की बात हम आपसे कर रहे हैं। जैसे आप चाहते हैं कि सबसे बेहतर स्कोर हो, जैसे अगर आप 70 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक हो जाता है जो कॉन्सेप्ट लेवल का प्रश्न होता है, और दूसरा प्रश्न है जो फैक्ट लेवल का होता है। फैक्ट तो कोई भी कॉमन स्टूडेंट है जो बना लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट का जो प्रश्न है उसको हल करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है आपके लिए वो हो जाता है अध्ययन। किस किताबों का अध्ययन किया जाए, कौन सा सोर्स पढ़ा जाए, है ना। तो अगर आप चाहते हैं पीटी का मेंस दोनों की तैयारी करने के लिए और आपका जो कॉन्सेप्ट है बेहतर बन जाए, तो उसके लिए सबसे सटीक और एक ही किताब है, वो है एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ा तो आपका मेंस और पीटी 100% हो जाता है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कुछ किताबें ऐसे भी हैं, जैसे आप देखते हैं कुछ मानक किताबें हैं, जैसे लक्ष्मीकांत की जो किताबें जो आजकल सारे लोग पढ़ते हैं। हालांकि उससे पीटी कंप्लीट कर पाएंगे, मेंस में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो सबसे अच्छी जो किताबें हैं, पतली पतली किताबें आपको मिलेगी और आराम से उसको ख़त्म कर पाएंगे, वो आपका एनसीईआरटी की किताबें हो जाती है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे 53 से 55 में यह सवाल पूछा गया था और ये एग्ज़ाम आपको 2011 में हुआ था, है ना। 53 से 55 में ये सवाल पूछा गया है। पॉलिटी का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, है ना, क्योंकि ऑप्शन आपको दिया गया है। इसका आंसर ये हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, है ना। स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया था, मनाया था। तो यहाँ पे प्रश्न जो हो जाता है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय जो है ना, इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, है ना। एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वो 1929 में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये लाहौर अधिवेशन जो है पूछा जाता है कि किस नदी के तट पे हुआ, तो यह रावी नदी के तट पे होता है ना। रावी नदी के तट पे होता है लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1929 में यह लाहौर अधिवेशन हुआ और यह अधिवेशन रावी नदी के तट पे होता है ना, रावी नदी के तट पे होता है। और इसी में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। यहीं पे पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा किया जाता है, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा किया जाता है। तब से 26 जनवरी 1930 से ही यहाँ पे देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब से 26 जनवरी के दिन से ही इसे हम लोग क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। देखिए हमारा देश जो है
हमारा देश जो है 15 अगस्त है ना 1947 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तब से प्रत्येक 15 अगस्त को है ना, तब से प्रत्येक 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है ना। प्रत्येक 15 अगस्त को क्या करते हैं हम लोग, स्वाधीनता दिवस जो है ना, स्वाधीनता दिवस जो है वो मनाते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है लागू हुआ। 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है, ठीक है, हमारा जो संविधान है क्या हुआ, संविधान यहाँ पे लागू हुआ। तब से हम लोगों ने इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तब से हम लोग इस 26 जनवरी को क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में, है ना, गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाता है, देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। दूसरा है, यह भी आपको 53 से 55 में यह सवाल पूछा गया था और ये 2011 में यह सवाल पूछा गया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 53 से लेकर के 55वां बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है पॉलिटी में, और ये एग्ज़ाम 2011 में हुआ था, तब यह सवाल पूछा गया है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल है ना, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आंसर हमें चुनना है, कौन सा आंसर सही हो जाता है। तो इसका आंसर है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर हम लोग भारतीय मूल संविधान की अगर बात करें, चर्चा करें, तो पता चलेगा कि 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, लेकिन 8 अनुसूचियाँ हैं, है ना, 8 क्या है, सूचियाँ हैं। इसमें संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियाँ जो है वो ऐड किया गया, और वर्तमान में क्या है, यह 12 अनुसूचियाँ हो जाता है ना, क्या है, तो ये जो है 12 अनुसूचियाँ हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के मूल में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अगर अनुच्छेदों की संख्या अगर देखेंगे तो वर्तमान में लगभग 450 से ज़्यादा ही अनुच्छेद हो गए हैं। जैसे कहा, बहुत सारे अनुच्छेद को जोड़ा भी गया तो बहुत सारे अनुच्छेद को हटाया भी गया। भाग 22 भाग हो जाता है, और वर्तमान में जो सूचियां हैं, जो अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। 1 से लेकर के 12 तक जितने भी विषय हैं उसको ज़रूर एक बार अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, रिवाइज करिए, है ना। रटने से कुछ भी नहीं होता, बस समझ के पढ़िए, है ना, बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, देखिए स्कोर भी बढ़ेगा और आपको याद भी रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न है ना, तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में है ना, भारतीय संविधान में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे और भी इसका होगा। तीसरा नंबर सवाल हो जाता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना, भारतीय संविधान में है क्या, तो यहाँ पे देखिए 400 से अधिक आर्टिकल्स हो जाते हैं, है ना। और यह भी सवाल पूछा गया था, लगभग 2007 में यह सवाल पूछा गया है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 400 से अधिक आर्टिकल्स हो जाते हैं, और वर्तमान में अभी देखेंगे ना तो 448 450 से कहीं ज़्यादा अनुच्छेद हो गया है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल, है ना, धाराएं जो हैं ये पूछ रहा है। वर्तमान भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल क्या है, तो यहाँ बीपीएससी सीडीपीओ में 2005 का जो एग्ज़ाम हुआ था, सीडीपीओ में जो एग्ज़ाम हुआ है, और सीडीपीओ का एग्ज़ाम 2005 में हुआ था, उसी समय यह सवाल जो है पूछा गया है ना, उसी समय ये सवाल जो है यह पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, 4 नंबर सवाल क्या हो जाएगा। अगर हम लोग वर्तमान के संदर्भ में देखें, ये तो 2005 हो जाता है। अगर हम लोग 2024 में अभी जो हम लोग जी रहे हैं, इस समय अगर वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग 448 प्लस में क्या है, 448 प्लस में हमारे पास ये धारा अनुच्छेद हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे आईपीसी की धारा की बात करें, आईपीसी की धारा की बात करें, तो यहाँ पे 511 धाराएं हो जाती है ना, 511 क्या हो जाता है, धाराएं हो जाता है। लेकिन भारतीय संविधान के अगर मूल में हम लोग बात करें तो 395 अनुच्छेद हो जाता
है ना, 395 आर्टिकल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 5 नंबर, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से देखिए, कहता है कि संघ सूची में, यहाँ देख लेते हैं एक बार, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक और भी सूची है जिसको हम लोग अपशिष्ट और शिष्ट सूचियाँ भी बोलते हैं। हालांकि 3 ही सूचियाँ हैं जहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो संघ सूची में अगर हम लोग देखें तो संघ सूची में जो है अभी के समय में यहाँ पे 100 विषय हो जाता है। 100 विषय है ना। और पहले की अगर बात करें तो पहले जो था, अगर हम लोग यहाँ पे देखें पहले 97 विषय हो जाता था। अगर हम लोग यहाँ पे राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में वर्तमान में जो है, वर्तमान में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 61, वर्तमान में 61 विषय है और पहले 66 विषय था, 5 विषय को घटा दिया गया। और यहाँ पे समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में पहले जो है मतलब 47 विषय था और यही राज्य सूची के विषय जो 5 है उसी को समवर्ती सूची में अगर ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, अगर यहीं पे ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे संख्या कितना हो जाएगा, 52 हो जाता है। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में संघीय सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। अगर पहले की बात करें तो संघ सूची में पहले 97 विषय था और राज्य सूची में पहले 66 विषय था और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था। ठीक है, तो ये हो जाता है। इस तरीके से आप चाहें तो इसको मिलान भी कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ से प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। देखिए 48 से लेकर के 52वीं बीपीएससी में जिसका एग्ज़ाम 2008 में हुआ था उसी समय यह प्रश्न पूछा गया है। और इस तरीके जो प्रश्न है सिर्फ बीपीएससी में नहीं पूछता बल्कि आपको यूपीएससी में भी पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, मध्य प्रदेश राजस्थान के जितने भी पीसीएस है या जितने भी कंपटीशन, अभी दारोगा की अगर बात करें तो बिहार दारोगा में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार एसएससी की बात करें तो उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ऐसे कंपटीशन यानी कि सारे प्रतियोगिता परीक्षा में जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ऐसे प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 6ठा नंबर जो सवाल है तो ये यहाँ पे कहता है कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, है ना, और सही शब्दों को विचारानुसार क्रम कीजिए, यानी कि क्रमानुसार बताइए कौन सा सही हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा पहला, अगर हम लोग देखें तो समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष हो जाता है ना। हालांकि अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत को, है ना, भारत को एक सार्वभौमिक, है ना, एक सार्वभौमिक समाजवादी, है ना, और यहाँ पे क्या है, धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, है ना। तो ये क्रम में हो जाता है CADB। ठीक है, CADB ये जो है यह क्रम में हो जाता है आपका। और भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के जो मूल थे, है ना, उसमें सबसे पहला पंथ निरपेक्षता की चर्चा किया गया था, है ना। पंथ निरपेक्षता शब्द का ठीक है, पंथ निरपेक्षता का जो है यह उल्लेख था, धर्मनिरपेक्ष का नहीं था। 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया, है ना। तो ये अगर हम लोग देखें कि क्रम के अनुसार कौन सा आंसर हो जाता है तो यह आंसर आपका ए हो जाएगा, CADB आंसर हो जाएगा, CADB आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाता है। चलिए 7 नंबर हम लोग देखेंगे। यह बीपीएससी CDPO में 2018 में एग्ज़ाम हुआ था CDPO का। उसी समय यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया, है ना। भारत का संविधान जो है किसके द्वारा ग्रहण किया गया, इसका आंसर सी हो जाता है, संविधान सभा के द्वारा जो है इसको ग्रहण किया गया, है ना।
भारत का जो संविधान है किसके द्वारा ग्रहण किया गया, तो यह संविधान सभा जो है, यह आंसर इसका हो जाता है। संविधान सभा की अगर प्रथम बैठक की अगर बात करें, जो प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रथम बैठक जो है 9 सितंबर 1946 को हुआ था, है ना। प्रथम बैठक जो है संविधान सभा का जो प्रथम बैठक है 9 सितंबर 1946 को हुआ था। और इसी समय अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, है ना। अस्थायी पूछा जाता है, अस्थायी अध्यक्ष जो है वह सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। इनका योगदान बिहार की स्थापना में बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो यहाँ पे 9 सितंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और वहीं पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है ना। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को, है ना, पूछा जाता है अक्सर 11 दिसंबर, है ना। पेन चेंज करते हैं। चलिए 11 दिसंबर, है ना, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है, बना दिया जाता है ना। अस्थाई अध्यक्ष जो है बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को, है ना, 11 दिसंबर 1946 को। और 26 नवंबर 1949 को, सारे के सारे प्रश्न हम लोग जो भी अभी देख रहे हैं सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से ही, 26 नवंबर 1949 को, है ना, 1949 को संविधान जो है अंगीकृत किया गया। पूछा गया है, बहुत बार सवाल जो है यह पूछा गया है ना, कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 8 नंबर सवाल। चलिए 8 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। और ये 8 नंबर जो सवाल है 2018 बीपीसी सीडीपीयू का जो एग्ज़ाम हुआ था, है ना, सीडीपीयू का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसी में यह प्रश्न पूछा गया है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है ना। 8 नंबर सवाल, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भ्रातृत्व जो है ना, यह कहाँ से आई है ना। तो कहाँ से हम लोगों ने लिया इसको, फ्रांस की क्रांति से इसको लिया गया। देखिए फ्रांस की क्रांति जो हुआ 1789 ईस्वी में हुआ था, है ना। 1789 ईस्वी में यह फ्रांस की क्रांति हुई थी। और इसमें 3 आदर्श शब्द थे, है ना। इसमें 3 आदर्श शब्द हो जाते हैं, वो हो जाएगा आपका स्वतंत्रता, और हो जाएगा समानता, और हो जाएगा भ्रातृत्व, है ना। और इसी को हमने भारत के प्रस्तावना में भी ऐड किया। भारत के प्रस्तावना में हम लोगों ने इसे जोड़ा। यही 3 जो शब्द है, जो आदर्श शब्द है, इसी को हम लोगों ने प्रस्तावना में ऐड किया, जोड़ा। और ये कहाँ से लिया गया, यही प्रश्न कहता है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली, है ना। तो ये हमें फ्रेंच के क्रांति से मिला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, है ना। 8 नंबर। चलिए 9 नंबर देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2005 में बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2005 में, है ना। और सीडीपीयू का एग्ज़ाम जो हुआ था, प्री का एग्ज़ाम जो हुआ, उससे में यह पूछा गया सवाल है। पूछा गया सवाल है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में, है ना, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, है ना। सम्मिलित नहीं किया गया था, बहुत इम्पोर्टेंट ये हो जाता है ना। सम्मिलित नहीं किया गया था, तो किसको नहीं किया गया था, आप बना ही लिए होंगे, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, है ना। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हो जाता है। देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में,
है ना। और यहीं पे ही 3 नए शब्द जोड़ा गया, 3 नए शब्द जो है यहीं पे जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, है ना। यहाँ देख लीजिए समाजवादी, है ना, और यहीं पे पंथ निरपेक्षता और हो जाता है अखंडता, है ना। ये 3 शब्द यहीं पे जोड़े गए और ये 42वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है लघु संविधान, है ना। लघु संविधान इसी को कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल हो जाएगा, है ना। 10 नंबर सवाल यहाँ पे देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है ना। प्रश्न देखिए एक बार, यह पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, संविधान की प्रस्तावना, है ना। संविधान की प्रस्तावना यह उद्देशिका के रूप में प्रथम बार आया, है ना, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। बाद में यह प्रस्तावना के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 2018 में CDPO का एग्ज़ाम जब हुआ था, है ना, उसी समय यह प्रश्न पूछा गया है। उसी समय ये प्रश्न जो है पूछा गया है। 11 नंबर कहता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है ना, किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, 11 नंबर सवाल है। सवाल कहता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट्स की जो रचना हुआ था, यानी कि मौलिक अधिकार की हम लोग बात करें तो मौलिक अधिकार की जो चर्चा है अक्सर पूछा जाता है ना। यह भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है यह भाग 3 में इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद की अगर बात हम लोग करें यहाँ पे, है ना, तो अनुच्छेद देखिए 12 से लेकर के, है ना, 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। 12 से 35 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, यह जो है ना, यह जो है आपका संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार की बात हम लोग करें तो देखिएगा सुप्रीम कोर्ट इसको रीट जो जारी करता है वो हो जाएगा आपको 32 हो जाएगा। और हाई कोर्ट जो रीट का जारी करता है यह 226 आर्टिकल के अंतर्गत हो जाता है ना, 226 आर्टिकल के अंतर्गत हो जाएगा। और देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, इसको भी पहले देख लीजिए, इसका आंसर ई हो जाएगा, है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, कानूनी अधिकार हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाता है, संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। ए, बी और सी उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक हो जाता है ना। कौन सा, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा एक चीज़ और भी देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिएगा ये संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कही थी, है ना। संविधान की आत्मा कही थी, ये बहुत बड़ी बात है ना। संविधान की आत्मा कहा गया था। और देखिएगा जब भी आपका अधिकार सुप्रीम कोर्ट यानी कि राज्य अगर आपके अधिकार को छीनता है ना, या कोई संगठन आपके अधिकार को छीनता है तो आपको हक और अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का, आपको हक और अधिकार है हाई कोर्ट जाने का। जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आर्टिकल 32 के द्वारा ही आपका क्या होता है, आपकी सुरक्षा किया जाता है। और 226 के अंतर्गत ही आपकी सुरक्षा किया जाता है। वर्तमान में रीट की संख्या जो है वो 5 प्रकार का रीट हो जाता है ना, 5 प्रकार का रीट हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 12 नंबर सवाल। ठीक है, 12 नंबर सवाल जो है BPSC CDPO 2018 में यही प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है ना। 12 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए सी हो जाता है 343, है ना। 343 जो है संघ की राजभाषा से संबंधित है ना। अनुच्छेद क्या है यहाँ पे, अनुच्छेद अगर हम लोग देखेंगे, है ना, तो संघ की राजभाषा से इसका संबंध हो जाता है। जैसे में हम लोग देखेंगे कि संघ की जो राजभाषा है
है ना। संघ की राजभाषा देखिएगा, संघ की राजभाषा, है ना, राजभाषा क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, है ना। और लिपि क्या हो जाता है, तो लिपि हो जाएगा आपका देवनागरी हो जाएगा, है ना, देवनागरी हो जाता है। और राजभाषा का जो प्रावधान है पूछा जा सकता है कितने भाग में, तो भाग 17 में इसका वर्णन किया गया है ना। भाग 17 में, है ना, भाग 17 में इसका वर्णन किया गया है जो पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ की राजभाषा क्या हो जाएगी, हिंदी, और इसका लिपि है देवनागरी, है ना। और राजभाषा का जो प्रावधान है भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद हम लोग देखेंगे तो आर्टिकल हमारा 300, है ना, 43 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ भी देखिए 2009 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीडीपीओ का, है ना, 2009 का जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ 2009 में, यह सवाल पूछा गया है ना। यह सवाल पूछा गया है 13 नंबर। देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी हो जाते हैं, है ना। कन्हैया लाल मानिक लाल ये मुंशी, जो मुंशी है यही हो जाते हैं, और यही पहले अध्यक्ष हैं, पहले अध्यक्ष। और ये कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुन करके, है ना, चुने गए थे। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ये चुन करके आए हुए थे, है ना। और ये कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुने गए, वो भी बम्बई से, है ना, बम्बई से चुने गए थे। हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा जा सके। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 14 नंबर सवाल। और 14 नंबर सवाल देखिए 2018 में, 2018 बीपीएससी में सीडीपीओ का जब एग्ज़ाम हुआ था, इसमें भी यह सवाल जो है पूछा गया है ना। पूछता है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए, है ना, कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है। 14 नंबर सवाल है, सीमित की जा सकती है। ठीक है, एक बार और देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं, है ना, बहुत बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कितने महीने, 6 महीने के लिए। देखिए अगर आपात स्थिति की, आपातकाल की अगर बात करें, है ना, तो ये भाग 18 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और 3 प्रकार की आपातकाल लगाए जाते हैं। अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 352 हो जाएगा, है ना, 352 हो जाता है, 356 हो जाएगा, है ना, और 360 हो जाता है। यानी कि 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, 3 प्रकार का, है ना, 3 प्रकार का। और पूछा भी जा सकता है कि यह आपातकाल की जो प्रावधान है यह किस संविधान से लिया गया। तो यहाँ पे देखिए यह जर्मनी के संविधान से लिया जाता है ना, यह जर्मनी के संविधान से लिया जाता है। और एक चीज़ और भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपातकाल की उद्घोषणा जो है ना, दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए। जैसे दोनों सदन की अगर बात करें तो कौन हो जाता है, एक हो जाएगा राज्यसभा, दूसरा हो जाता है लोकसभा। अगर दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए तो 6 महीने के लिए आपातकाल लागू कर दिया जाता है। फिर से अगर आप चाहें, है ना, तो फिर से 6 माह के लिए, अनिश्चित समय के लिए बार बार अगर चाहे तो लगाया जा सकता है ना। और ये काम कौन करता है, संसद के द्वारा ही किया जाता है ना। बार बार इसको 6 महीने के लिए, अनिश्चित समय के लिए भी बढ़ा सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है बीपीएससी सीडीपीओ में प्रश्न पूछा गया है ना, 2018 में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश के, है ना, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, है ना। मतलब केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ना, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं उनकी, है ना, नियुक्ति किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, आर्टिकल इसका जो है 300,
है ना, 239 में इसका हो जाएगा आपका, है ना, अनुच्छेद की अगर बात तो हम लोग यहाँ पे करें तो अनुच्छेद आपका 239 के ए में, है ना, केंद्र शासित प्रदेश के सीएम की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करेगा, इसका प्रावधान किया गया है। 239 के ए में किया गया है। और सीएम की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट करता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, है ना, वो जो मंत्री हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। ठीक है, प्रसाद पर्यंत पद को क्या करते हैं, ये लोग धारण करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब कितना ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल। और 16 नंबर सवाल देखिए 2018 बीपीएससी सीडीपीओ में प्रश्न पूछा गया है ना। तो आपको एक समझिए कि फ्रेमवर्क मिल रहा होगा कि हमें पॉलिटी की तैयारी कैसे करना चाहिए, है ना। ये सारे के सारे बीपीएससी में पूछे गए सवाल हैं और आपको भी बिल्कुल इसी स्टाइल में करिए। थोड़ा सा अगर ये सारा का सारा जो प्रश्न है, अगर आपने, है ना, अगर आपने एनसीईआरटी का अच्छे तरीके से अध्ययन किया, है ना, तो एक प्रश्न भी आपसे नहीं छूटेगा, वो भी आराम से बन जाएगा। सारे के सारे जो प्रश्न है आराम से बन जाते हैं। देखिए 16 नंबर यहाँ पे कहता है कि भारत की संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है ना, किसका। तो देखिए यहाँ पे भारत की संसद का जो व्यय है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है ना, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग, इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर 16 का ई आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाता है यहाँ पे, ई आंसर हो जाएगा। देखिए भारत की संसद की अगर बात करें तो संसद 3 चीज़ों से मिलकर के बनती है ना। पहला अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो प्रेसिडेंट हो जाएगा, है ना, प्रेसिडेंट हो जाता है। उसके बाद जो है या लोकसभा हो जाएगा, है ना, लोकसभा हो जाता है। और तीसरा जो है ना, तीसरा जो है वो राज्यसभा हो जाता है। इन तीनों को मिलने से ही संसद का निर्माण होता है ना। इस संसद का निर्माण होता है, यानी कि तीनों के मिलने से क्या होता है ना, संसद का निर्माण होता है। संसद जब चाहे, संसद दोनों सदनों को, है ना, बुलाने या स्थगित करने का अधिकार रखता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। और लोकसभा यहाँ पे देखेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या है, ई हो जाता है ना। 16 नंबर हो जाता है। ठीक है, चलिए गर्मी भी बढ़ने लगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल है और 17 नंबर सवाल भी आपको बीपीएससी सीडीपीओ में यह सवाल जो है पूछा हुआ है। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। यह देखते हैं बीपीएससी सीडीपीओ में 2018 में यह सवाल जो है यह पूछा गया था, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अमेरिकी संविधान से इसको लिया गया, जनहित याचिका। और जनहित याचिका की अगर बात करें यहाँ पे तो देखिएगा मेंस में ना यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि अगर हम लोग जनहित याचिका की बात करें तो आपका फंडामेंटल राइट्स को और मानवाधिकार को और विस्तार देने के लिए यह जनहित याचिका जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सशक्त और सक्रिय जो है वह अमेरिका में भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल है यहाँ पे, और ये आपको सीडीपीओ में 2018 में भी ये सवाल पूछा गया है ना। 2018 में ये सवाल जो है पूछा गया है, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी किया जा सकता है ना। क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। किसी व्यक्ति की जबरन हिरासत में रखने, है ना, किसी व्यक्ति की जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध यह जो है रीट जो है लाया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई भी पुलिस वाला आपको ऐसे गिरफ्तार नहीं करेगा, और गिरफ्तार करता भी है तो बहुत सारे अधिकार जो हैं आपको प्राप्त होते हैं वहाँ पे। चलिए 19 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। और 19 नंबर सवाल भी देखिए 2018 जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया है। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है ना, किसमें दिया गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार और देखिए, है ना, किसमें दिया गया है। संवैधानिक प्रावधान
संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान जो है किसमें दिया गया है? ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। जैसे में हम लोग यहाँ पे बात करें तो भाग देखिएगा, संविधान संशोधन जो है ना, यह भाग कितना? तो भाग 20 में, और अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद जो हो जाता है 368 में इसका वर्णन किया गया है ना। 368 में इसका वर्णन किया गया है। और ये संवैधानिक जो संशोधन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो संविधान संशोधन जो है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है ना, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है आपसे, ठीक है। देखिए संविधान संशोधन की अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। आप सुने होंगे 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो अक्सर जो वर्तमान अभी जो सरकार जो बनी है, लोग यही कह रहे थे 400 पार, 400 पार। 400 पार आने के बाद क्या होगा आप ज़रा सोचिएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें, यही संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया हो जाती है कि 400 अगर पार कर जाते हैं, है ना, तो तीसरा जो ये संशोधन जो है, आप वहाँ पे जाकर के आराम से उस संशोधन को कर सकते हैं, क्योंकि वो एक विशेष क्या हो जाता है, एक विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का बहुमत भी मिलना बहुत ज़रूरी है, तो उस समय आपका हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और भी देखें। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना, तो 3 प्रकार का, ठीक है, 3 प्रकार का संशोधन होता है, ठीक है। 3 प्रकार का संशोधन, एक हो जाता है, पहला हो जाएगा, वो हो जाएगा साधारण बहुमत से। जैसे साधारण बहुमत से आप देखते होंगे तो राज्यों का नाम बदल दिया जाता है ना, बहुत सारा चीज़ें हैं कर दिया जाता है, राज्यों का निर्माण हो जाता है। तो ये पहला जो संविधान संशोधन है, जिसको हम लोग साधारण बहुमत बोलते हैं, साधारण बहुमत से ही यह पहला जो है वो क्या किया जाता है, संशोधन होता है। दूसरा जो है प्रक्रिया, दूसरा जो प्रक्रिया है वह संसद के विशेष बहुमत के द्वारा प्राप्त होता है ना, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, ठीक है, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, बहुमत के द्वारा प्राप्त होता है। और तीसरा जो है यहाँ पे, संसद के विशेष बहुमत तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ आपको कम से कम, है ना, कम से कम आधे भारत के जो आधे राज्य हैं, है ना, राज्यों के विधान मंडलों का अनुमोदन होना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर के आपको ये तीसरा जो संविधान संशोधन है ना, ये आपकी अंतिम यानी कि इच्छा जो आप लोगों का होता है वो प्राप्त हो जाएगा। और ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ना, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ 2018 में यह सवाल पूछा गया है, भारतवर्ष की रक्षा बल के, है ना, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं, है ना, सुप्रीम कमांडर कौन हो जाते हैं? बहुत VVI है, बहुत बार यह सवाल पूछा जाता है ना, बहुत बार यह सवाल क्या है पूछा जाता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति हो जाते हैं, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न हो जाता है। अगले बार हम लोग बहुत प्रश्न है इस तरीके से सारे पूछे गए जो सवाल है हम कराएंगे आपको। उसके बाद बहुत सारे सवाल जो हैं, है ना, बहुत सारे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग लगातार बने रहेंगे, ठीक है। गर्मी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग लगातार, क्योंकि एग्ज़ाम देखिएगा जुलाई में है, 19 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है BPSC टीचर वालों का, है ना। और 30 सितंबर को BPSC जो 70 BPSC के जो विद्यार्थी हैं, 70 BPSC के जो विद्यार्थी हैं, है ना, उनका एग्ज़ाम होगा। इसीलिए पूरे ज़ोर शोर से लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, सटीक किताबें पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए। एक ही किताबों को बार बार पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।